दोस्तों, कहानी की शुरुआत एक गाड़ी को दिखाते हुए स्टार्ट होती है जिसके अंदर एक आदमी बैठा हुआ होता है। उस गाड़ी से अचानक धुआं निकलने लगता है और वह गाड़ी एक बरगद के पेड़ के सामने आकर रुकती है। उस गाड़ी में जो आदमी मौजूद होता है उसका बॉडीगार्ड और वहाँ पर मौजूद लोग उस आदमी को बचाने की कोशिश करते हैं, उसे गाड़ी के दरवाजे को खोलने की कोशिश करते हैं। तभी उस गाड़ी में अचानक आग लग जाती है और देखते ही देखते वह गाड़ी पूरी तरह से जलकर राख हो जाती है और हमें आवाज़ आती है तो बस उस आदमी के चिल्लाने की। और इसी के साथ यह कहानी स्टार्ट होता है और हम हेमंत से मिलते हैं जो कि अपने दोस्त जोसफ के साथ मिलकर यहाँ पर कैफ़े चलाता था। इन लोगों का इस दुनिया में कोई भी नहीं था। इन लोगों की पढ़ाई लिखाई अनाथालय में हुई थी। एक दिन इनके कैफ़े में चित्रा नाम की एक लड़की आती है अपनी कुकीज़ बेचने के लिए। हेमंत को चित्रा और उसकी कुकीज़ बहुत ही पसंद आती है, इसीलिए हेमंत उसके होममेड यानी कि घर में बने हुए कुकीज़ का ऑर्डर देता है। चित्रा हफ्ते में एक बार हेमंत के कैफ़े में आती थी कुकीज़ का ऑर्डर देने के लिए। इसी तरह कुछ दिन बीत जाता है। हेमंत को चित्ता से प्यार हो जाता है और एक दिन हेमंत चित्ता को प्रपोज करता है और बोलता है कि वह उससे शादी करना चाहता है और चित्ता उसे मना कर देती है और बोलती है कि उसकी ज़िंदगी में कोई और है। इस बात से हेमंत को बहुत ही बड़ा झटका लगता है और अगले दिन वह अपना कैफ़े बंद करके यहाँ से जाने की तैयारी करता है। तभी वहाँ पर चित्रा आती है और बोलती है कि क्या तुम एक लड़की की वजह से अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लोगे। हेमंत कहता है कि मैं तुम्हें किसी और लड़के के साथ नहीं देख सकता। चित्रा हेमंत को अपने साथ दूसरे फ्लोर में ले जाती है और बोलती है कि वह भी उससे प्यार करती है और वह उससे शादी नहीं कर सकती। हेमंत के पूछने पर चित्रा उसे बताती है कि वह कुछ दिनों में सुसाइड करने वाली है। हेमंत को कुछ समझ में नहीं आता तो चित्रा उसे कहती है कि उसके पिता की मौत बचपन में ही हो गई थी। उसके पिता के मरने के बाद वे लोग रोड में आने वाले थे, तभी उसके चाचा ने उनके परिवार की जिम्मेदारी उठाई और एक साल पहले उसके चाचा की भी मौत हो गई। बैसाख पूर्णिमा में उनकी गाड़ी में अचानक आग लग गया था। यहाँ पर उसी आदमी की बात हो रही थी जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। चित्रा हेमंत को कहती है कि हम अपने चाचा को वापस जिंदा करने वाले हैं, सामूहिक रूप से आत्महत्या करके। मेरा पूरा परिवार आत्महत्या करने वाला है। यह सुनने के बाद हेमंत चौंक जाता है और बोलता है कि उनकी फैमिली को किसी मनोचिकित्सक से जाकर मिलना चाहिए, और चित्रा उसकी बात नहीं मानती और कहती है कि अगर हम लोग सामूहिक रूप से आत्महत्या करेंगे तो मौत हमारी इच्छा को समझेगी और हमारे परिवार को और हमारे चाचा को वापस जिंदा कर देगी। इसके बाद चित्रा हेमंत को कहती है कि अगर वह उससे प्यार करता है और उससे शादी करना चाहता है तो उसे बैसाख पूर्णिमा तक उसका इंतजार करना होगा। यह कहकर चित्रा वहाँ से चली जाती है, पर हेमंत को इन सब बातों पर विश्वास नहीं होता, इसलिए वह एक मानसिक डॉक्टर से जाकर मिलता है। वह डॉक्टर हेमंत की पूरी बात सुनता है और उसे इस तरह का बहुत सारा केस दिखाता है जिसमें बहुत सारे लोगों ने सामूहिक रूप से आत्महत्या किया था। इसके बाद डॉक्टर कहता है कि इन सब केस में एक बात कॉमन है कि इन सब के दिमाग में सामूहिक रूप से आत्महत्या करने वाली बात किसी एक आदमी ने ही डाला है सबके दिमाग में। अगर तुम उस आदमी के बारे में पता कर लो तो हम उनकी जान बचा सकते हैं, और याद रखना वैसे लोग सबके साथ घुलते मिलते नहीं हैं और अपना रहस्य तो बिल्कुल भी नहीं बताते जिसे वे नहीं जानते। डॉक्टर की बात सुनने के बाद हेमंत अपने दोस्त के साथ मिलकर चित्ता को समझाने की कोशिश करता है ताकि वह चित्ता के जरिए उस आदमी तक पहुंच सके जिसने सामूहिक रूप से आत्महत्या करने वाली बात इनके अंदर डाला था। हेमंत चित्ता को बोलता है कि मरे हुए लोग कभी भी जिंदा नहीं हो सकते, पर चित्ता हेमंत की बात नहीं मानती और उसे और उसके दोस्तों को ऐसे ऐसे एग्जाम्पल देती है जिसमें लोग मरकर भी जिंदा हुए हैं अलग अलग धर्मों से, जिसे नकार पाना हेमंत और उसके दोस्तों के लिए नामुमकिन था। अगले दिन हेमंत चित्ता को दोबारा कॉल करता है और इस बारे में बात करने की कोशिश करता है। चित्ता उसे बोलती है कि यह उसकी फैमिली का मैटर है, इसमें वह ना पड़े, और अगर वह उसका इंतजार बैसाख पूर्णिमा तक कर सकता है तो करे, वरना वह जा सकता है। हेमंत चित्ता की बात सुनने के बाद उसे कहता है कि वह उससे एक बार मिलना चाहता है क्योंकि इसके बाद वह उससे बैसाख पूर्णिमा के बाद ही मिल सकेगा। यह सुनने के बाद चित्ता बहुत ही खुश हो जाती है। हेमंत उसे मिलने के लिए एक मंदिर में बुलाता है और जब चित्ता मंदिर में आती है और भगवान के सामने घोड़ लगने के लिए अपनी आंखें बंद करती है, इसी चीज़ का फायदा उठाकर हेमंत उसके गले में मंगलसूत्र पहना देता है। हेमंत ऐसा इसीलिए करता है ताकि वह चित्ता के परिवार के नज़दीक जा सके। चित्ता जब अपनी आंखें खोलती है और अपने गले में मंगलसूत्र देखती है तो चित्ता को बहुत ही गुस्सा आता है, पर हेमंत जब चित्ता को कहता है कि वह उसके बिना नहीं रह सकता तो वह उसे अकेले मरने कैसे देगा। यह सुनने के बाद चित्ता हेमंत को गले लगा लेती है। अगले दिन हम हेमंत को देखते हैं चित्ता के घर में। हेमंत यहाँ पर चित्ता के परिवार के साथ रहने के लिए आया था। चित्ता और हेमंत ने एक दूसरे से शादी कर ली। इस बात से चित्ता के घर में किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता। चित्ता की चाची कहती है कि अगर उसके घर में सब कुछ ठीक रहता तो वह उसका बहुत ही अच्छे से स्वागत करती। इस घर में टोटल 8 लोग रहते थे। चित्रा की माँ, उसकी बहन सिरसा, चित्रा की चाची पद्मनी,
उसकी बेटी दीपिका और उसका भाई जो कि कुछ बोलता नहीं था। उसने अभी मौन व्रत रखा हुआ था कुछ दिनों से। दीपिका का एक पति होता है वेंकटेशन और उसका एक बेटा अनिरुद्ध। सबसे परिचय होने के बाद चित्रा हेमंत को अपने कमरे में ले जाती है। रास्ते में हेमंत एक कमरे को लॉक देखता है। चित्रा उसे बताती है कि यह कमरा चाचा जी नीलकांतम का है और जब वह जिंदा होकर वापस आएंगे तब वह अपने हाथों से इस कमरे को खोलेंगे। इसी बीच हेमंत उस कमरे के ताले का फोटो खींच लेता है। इसके बाद चित्रा हेमंत को अपने कमरे में ले जाती है और बोलती है कि जब तक चाचा जी जिंदा होकर वापस नहीं आते तब तक तुम्हें इसी कमरे में रहना होगा। तभी वहां पर चिता की बहन आती है जो कि हेमंत को दूध देकर चिता को अपने साथ ले जाती है। दूध पीने के बाद जब हेमंत अपने बिछावन में लेटता है तो उसे नींद आ जाती है। नीचे हम चित्रा को देखते हैं जो कि अपनी चाची अपने परिवार वालों से पूछती है कि उन्हें हेमंत कैसा लगा, और यहाँ पर हमें पता चलता है कि हेमंत किसी को भी पसंद नहीं आया और कोई भी नहीं चाहता था कि चित्रा अभी किसी लड़के से शादी करे। और उन्हें इस बात का भी डर था कि उनकी फैमिली का रहस्य कहीं हेमंत के सामने खुल ना जाए। इसलिए चित्रा के परिवार वाले चित्रा को एक कुर्सी से बांध देते हैं और कोई ना कोई हथियार लेकर हेमंत के पास जाते हैं। तभी हेमंत की नींद खुलती है। हेमंत चित्रा के परिवार वालों को बोलता है कि आप लोग मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, मैं आपका दामाद हूँ। और कोई भी उसकी बात नहीं सुनता और सब लोग मिलकर हेमंत को बहुत ही खतरनाक तरीके से मार देते हैं। तभी अचानक हेमंत की नींद खुलती है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि यह हेमंत का सपना था और बहुत ही खतरनाक सपना था। खैर, इसके बाद हेमंत अपने दोस्त जोसफ को उस ताले का फोटो भेजता है ताकि उसका दोस्त जोसफ उस ताले का डुप्लीकेट चाबी बनवाकर उसे दे सके। रात में जब हेमंत चित्रा और उसके परिवार वालों के साथ डिनर करता है तभी हेमंत बातों ही बातों में उनसे पूछने की कोशिश करता है कि उन्हें इस रिचुअल के बारे में कैसे पता चला। वेंकटेशन बताता है कि पौराणिक किताबों से और एक बाबा जी हैं जो कि हमें इस बारे में बताते हैं। तभी वेंकटेशन का बेटा बोलता है कि आप लोग मुझे खाने के लिए मिठाई नहीं देते। जब नाना जी मेरे शरीर के अंदर आते हैं तभी आप लोग मुझे मिठाई खाने के लिए देते हैं। और यहाँ पर हेमंत को पता चलता है कि यह छोटा सा बच्चा अनिरुद्ध जो कि देखने में इतना शरीफ लग रहा है, इसी के कहने पर पूरा परिवार सामूहिक रूप से आत्महत्या करने वाला था, क्योंकि चित्रा और उसके परिवार वालों का मानना था कि चित्रा के चाचा जी यानी कि नीलकांतम अनिरुद्ध के शरीर में आकर अपनी बातें बताते हैं कि वह किस तरह जिंदा हो सकते हैं। यह सुनने के बाद हेमंत चित्रा को बोलता है कि यह सब बकवास है, मरे हुए लोग कभी भी जिंदा नहीं होते। इस बात पर वेंकटेशन को बहुत ही गुस्सा आता है। वेंकटेशन वहां से उठकर जाने लगता है। यह देखते हुए हेमंत अपनी गलतियों के लिए वेंकटेशन से माफी मांगता है ताकि हेमंत उसका और उसके घर वालों का विश्वास दोबारा जीत सके। खाना खाने के बाद हेमंत कमरे में आ जाता है और नीलकांतम के बारे में रिसर्च करने लगता है कि उनकी मौत कैसे हुई। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि नीलकांतम एक पॉलिटिशियन था, एक नेता था। तभी घर की बिजली अचानक ऑन ऑफ होने लगती है और हम अनिरुद्ध को देखते हैं, वही छोटा सा बच्चा जिसके अंदर नीलकांतम की आत्मा आकर सब कुछ बताती है कि उन्हें क्या करना है। वो लड़का अनिरुद्ध एक अंधेरे कमरे में जाता है और कहता है कि दादाजी आप। इसके बाद अनिरुद्ध बोलता है कि दादाजी घर में मुझे कोई भी मिठाई खाने के लिए नहीं देता। तो उसके दादाजी यानी कि नीलकांतम उसे मिठाई खाने के लिए देते हैं। इसके बाद अनिरुद्ध खुशी खुशी वहां से चला जाता है। अगले दिन जोसफ हेमंत को दिखाकर उस ताले का चाबी जिसका फोटो हेमंत ने जोसफ को भेजा था, उसका चाबी जोसफ चित्रा के घर में फेंक देता है और वहां से चला जाता है। बाद में हेमंत उस चाबी को उठाकर छुपते हुए नीलकांतम के रूम में घुस जाता है। वहां के तलाशी लेने पर हेमंत को एक प्रोजेक्टर और कुछ केसट मिलता है जिसमें वेंकटेशन के शादी का फोटो होता है और कुछ पुरानी अघोरी की तस्वीर जिसमें नीलकांतम का भी फोटो होता है। एक अघोरी के साथ और भी कुछ तस्वीर होती है जिसमें अलग अलग चित्र बना हुआ था, जिसे हेमंत अपने दोस्त जोसफ को भेज देता है ताकि वह इस बारे में पता करके कुछ बता सके। रात में चित्रा और उसका पूरा परिवार मिलकर एक रिचुअल करते हैं जिसमें वे लोग हेमंत को भी शामिल करते हैं। इसके बाद चित्रा और उसका पूरा परिवार और हेमंत सब लोग मिलकर एक कांसे के लोटे में अपना हाथ रखते हैं और कुछ मंत्र पढ़ते हैं, जिसके बाद वह लोटा घसीटता हुआ थोड़ा दूर चला जाता है, जिसे देखकर ये लोग बहुत ही खुश हो जाते हैं। इसके बाद उस कमरे में चित्रा के चाचा जी नीलकांतम की आवाज़ सुनाई देती है। चित्रा के चाचा जी उनसे पूछते हैं कि इनका हाल समाचार कैसा है और बोलते हैं कि यह नया लड़का कौन है। पद्मनी बताती है कि इसका नाम हेमंत है और यह चित्रा का पति है। उसने बिना किसी को बताए शादी कर ली। उसका चाचा बोलता है कि शादी इस समय, खैर कोई बात नहीं, मैं आकर हेमंत को आशीर्वाद दूंगा। इसके बाद नीलकांतम की आवाज़ आना बंद हो जाता है और सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद हेमंत उस कमरे की तलाशी लेता है, टेबल के नीचे देखता है, लोटा उठा कर देखता है ताकि उसे कोई तार या फिर स्पीकर मिल जाए।
जिससे आवाज़ आ रहा हो, पर उसे वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता। इसके बाद हेमंत फिर से चित्ता के चाचा जी नीलकांतम के रूम की तलाशी लेता है तो उसे अलमारी के पीछे एक सीक्रेट दरवाज़ा मिलता है जिसके अंदर पतला सा गली टाइप का रास्ता होता है जो कि पूरे घर में फैला हुआ होता है। उस पतले से गली टाइप के रास्ते में बहुत सारा होल यानी कि छेद होता है जिसे अलग अलग कमरों में नजर रखा जा सकता था। हेमंत एक एक करके सब कमरों में देखता है। इसी दौरान चित्ता की बहन सिरसा हेमंत को देख लेती है तो हेमंत नीलकांतम के रूम को बंद करके वहां से निकल जाता है। और अगले दिन हेमंत सबको एक जगह इकट्ठा करता है और अनिरुद्ध को 3 गिलास देता है, एक कांच का, एक स्टील का और एक मिट्टी का, और बोलता है कि कल रात की तरह वह आज भी गिलास हिलाकर दिखाए। अनिरुद्ध कोशिश करता है पर वह गिलास हिला नहीं पाता। हेमंत सबको बोलता है कि कल रात अनिरुद्ध ने तांबे के लोटे को हिलाया था जिसके कारण वह लोटा हिल गया था और यह एक साइंस है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। और जहाँ तक बात रही चाचा जी की आवाज़ का, तो ये आवाज़ आप ही लोगों में से कोई निकाल रहा होगा बिना अपने होठों को हिलाए। इस बात को साबित करने के लिए हेमंत चित्रा और उसके परिवार वालों को एक वीडियो दिखाता है जिसमें एक आदमी वेंट्रीलोक्विज्म टेक्निक का उपयोग करके बिना अपने होठों को हिलाए बात करता है। और हेमंत को नीलकांतम के बड़े बेटे पर शक होता है क्योंकि वह बहुत दिनों से बात नहीं कर रहा था, उसने मौन व्रत रखा हुआ था। इतना समझाने के बावजूद चित्ता के चाची पद्मनी और उसका पूरा परिवार हेमंत की बात नहीं मानते। चित्ता के चाची कहती है कि अगर वह इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता और वह मरना नहीं चाहता तो वह यहाँ से जा सकता है। यह कहकर चित्ता की चाची और उसका पूरा परिवार वहाँ से उठकर चले जाते हैं। रात को हम हेमंत के कमरे में सिरसा को देखते हैं जो कि उसके साथ इंटीमेट होने के लिए यहाँ पर आई थी, पर हेमंत उसके साथ इंटीमेट नहीं होता। तभी वहाँ पर चित्रा आती है। हेमंत चित्ता को समझाने की कोशिश करता है तो चित्ता उसे बोलती है कि उसे उस पर विश्वास है और कहती है कि उसकी बहन सिरसा को एक बीमारी है जिसकी वजह से वह ऐसा करती है। अगले दिन वेंकटेशन हेमंत को अपने साथ ले जाता है, यह कह कर कि आज चाचा जी आने वाले हैं। चित्ता के कहने पर हेमंत वेंकटेशन की बात मानता है और अनुष्ठान में शामिल होता है। हेमंत एक अजीब तरह के चित्र के ऊपर बैठता है और सब लोग उसे घेर लेते हैं। इसके बाद ये लोग आंखें बंद करके एक मंत्र पढ़ते हैं। थोड़ी देर बाद जब हेमंत अपनी आंखें खोलता है तो चित्रा और उसके परिवार वाले हेमंत को एक वीडियो दिखाते हैं जिसमें वह नीलकांतम की तरह व्यवहार कर रहा था। वह सबसे उनका हाल समाचार पूछता है और अपनी पत्नी पद्मनी के साथ थोड़ा रोमांस करने की कोशिश करता है। यह देखकर हेमंत चौंक जाता है क्योंकि हेमंत इस वीडियो में खुद था, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। और चित्रा और उसके फैमिली वालों ने यह तो साबित कर दिया था कि नीलकांतम की आत्मा इस घर में है और वह जिंदा होना चाहता है। अगले दिन वेंकटेशन, चित्रा और उसकी पूरी फैमिली मिलकर डिसाइड करते हैं कि ये लोग सुसाइड कहाँ पर करेंगे और उसका रिहर्सल करते हैं। इसी दौरान नीलकांतम का बड़ा बेटा गलती से खुद को फांसी लगा लेता है, जिसके बाद हेमंत उसे अस्पताल लेकर जाता है जिसकी वजह से उसकी जान बच जाती है। अस्पताल में हेमंत की मुलाकात उसी डॉक्टर से होती है जिसके कहने पर हेमंत चित्रा और उसके परिवार के साथ रहने के लिए यहाँ पर आया था। हेमंत उस डॉक्टर को कहता है कि वह इतने समय से उन लोगों के साथ रह रहा है, इसके बावजूद वह उस आदमी के बारे में पता नहीं कर सका जिसके कहने पर चित्रा और उसके पूरे परिवार वाले आत्महत्या करने के लिए तैयार हो गए। वह डॉक्टर कहता है कि तुम पता करो कि मरने के बाद उनकी प्रॉपर्टी किसके पास जाएगी, हो सकता है कि इससे तुम्हें कोई क्लू मिल जाए। यह आइडिया हेमंत को बहुत ही पसंद आता है, इसलिए घर आकर खाना खाते समय हेमंत बातों ही बातों में प्रॉपर्टी का मुद्दा उठाता है और कहता है कि हमें यह प्रॉपर्टी किसी अनाथ आले या फिर किसी मंदिर के नाम कर देना चाहिए ताकि सुसाइड करने के बाद अगर हम वापस जिंदा होकर ना आ पाए तो इस प्रॉपर्टी का अच्छे कामों के लिए उपयोग हो। यह आइडिया नीलकांतम की पत्नी पद्मनी को बहुत ही पसंद आता है, इसलिए पद्मनी हेमंत के पास इस घर का कागज और कुछ कैसेट लेकर आती है और हेमंत को कहती है कि तुम इस घर के दामाद हो, तुम्हें कुछ बातें पता होनी चाहिए। इसके बाद पद्मनी हेमंत को बताती है कि यह घर उसके नाम पर है। पावर ऑफ अटॉर्नी के कागज में सिग्नेचर करके पावर ऑफ अटॉर्नी हेमंत के नाम कर देती है और बोलती है कि तुम इस प्रॉपर्टी को किसी अनाथ आले या फिर किसी मंदिर के नाम कर दो ताकि मरने के बाद अगर हम जिंदा होकर वापस ना आ सके तो इस प्रॉपर्टी का अच्छे कामों के लिए उपयोग हो। यह कहकर पद्मनी घर का कागज और वह केसट हेमंत को देकर वहां से चली जाती है। बाद में हेमंत केसट को प्रोजेक्टर में लगाकर देखता है। एक केसट में सिरसा का शादी का वीडियो होता है और दूसरे केसट में सिरसा अपने घर के एक नौकर के साथ इंटीमेट होने वाली होती है। तभी वहां पर नीलकांतम और उसका दामाद वेंकटेशन आता है और दोनों को इस हाल में देखकर नीलकांतम और उसका दामाद वेंकटेशन दोनों मिलकर सिरसा के सामने उस नौकर को जान से मार देते हैं जिससे सिरसा प्यार करती थी। तभी वहां पर चित्रा आती है। हेमंत कहता है कि यह केसर तुम्हारी चाची पद्मनी ने मुझे दिया है,
इसके बाद हम हेमंत और चित्रा को देखते हैं कब्रिस्तान में। चित्रा हेमंत को यहाँ पर लेकर इसीलिए आई थी ताकि वह साबित कर सके कि उसके चाचा नीलकांतम की मौत हो गई है, क्योंकि नौकर को मारने वाला वीडियो देखकर हेमंत को लग रहा था कि नीलकांतम की मौत नहीं हुई है और वह जिंदा है। इसीलिए चित्रा हेमंत को अपने साथ कब्रिस्तान लेकर आई थी ताकि हेमंत नीलकांतम के डेड बॉडी का डीएनए टेस्ट करवाए, जिससे साबित हो जाए कि नीलकांतम मर चुका है और ये लोग अपने चाचा को जिंदा करना चाहते हैं। कब्रिस्तान में जब हेमंत कोदार लाने के लिए जाता है तभी उसे महसूस होता है कि यहाँ पर उसके अलावा कोई और भी है। वह आदमी जो भी था हेमंत को कार से मारने की कोशिश करता है पर मार नहीं पाता, क्योंकि हेमंत एक पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। और बाद में जब हेमंत उस गाड़ी के दरवाजे को खोलता है तो उसके अंदर कोई भी नहीं होता। तभी चित्रा के चिल्लाने की आवाज़ आती है तो हेमंत उसके पास जाता है। चित्रा उसे नीलकांतम की अंगूठी देती है डेड बॉडी से निकालकर, ताकि वह डीएनए टेस्ट करवा सके। हेमंत चित्रा को उसके ऊपर जो हमला हुआ इस बारे में कुछ भी नहीं बताता। अगले दिन हेमंत शीर्षा को वह वीडियो दिखाता है और उसे पूछता है कि उसके घर वालों ने उस नौकर को क्यों मार दिया। शीर्षा उसे बताती है कि वह उस नौकर से बहुत ही प्यार करती थी, पर उसके घर वालों को यह रिश्ता मंजूर नहीं था कि वह एक नौकर से शादी करे। इसलिए उसके घर वालों ने उस नौकर को जान से मार दिया और मेरी शादी निष्कल महाराज के एक शिष्य के साथ करा दी। निष्कल महाराज का वह शिष्य नामर्द था, इसीलिए वह शीर्षा को छोड़कर भाग गया, जिसके बाद मैं यहाँ पर आ गई। तभी वहाँ पर वेंकटेशन आता है, जो कि प्रोजेक्टर में अपना वीडियो चलते हुए देखकर बोलता है कि यह वीडियो तुम्हें किसने दिया। शीर्षा बताती है कि यह वीडियो पद्मनी चाची ने हेमंत को दिया है। इस बात पर इन लोगों के बीच में हल्की सी बहस हो जाती है। हेमंत वेंकटेशन को कुर्सी से बांध देता है और बिजली का झटका देते हुए उससे पूछता है कि उसने शीर्षा की शादी एक ऐसे आदमी से क्यों करवा दी जो कि शीर्षा के साथ कभी भी इंटीमेट नहीं हो सकता था। वेंकटेशन कहता है कि इस बारे में उसे कुछ भी पता नहीं है। निक्सल महाराज के कहने पर नीलकांतम ने शीर्षा की शादी निक्सल महाराज के एक शिष्य के साथ करवा दी थी। और यहाँ पर हेमंत को एक और बात पता चलता है कि नीलकांतम और उसके पूरे परिवार के मरने के बाद यह सारा प्रॉपर्टी निक्सल महाराज के आश्रम को मिल जाएगा। वेंकटेशन को यह बात पता नहीं थी कि मरने से पहले नीलकांतम ने अपना वसीयत बदल दिया था। यह जानने के बाद हेमंत निष्कल महाराज के आश्रम में जाता है उससे मिलने के लिए, ताकि वह पता कर सके कि नीलकांतम ने अपनी सारी प्रॉपर्टी उसके नाम पर क्यों की। उसके बच्चे के होने के बावजूद निष्कल महाराज उसे कहता है कि यह बात उसे भी पता नहीं थी कि नीलकांतम ने अपनी सारी प्रॉपर्टी उसके नाम पर कर दी है। और जब हेमंत उससे पूछता है कि उनके बीच ऐसा क्या हुआ कि बाद में नीलकांतम ने अपना सारा वसीयत बदल दिया, तो निक्सल महाराज उसे इस बारे में कुछ भी बताने से साफ साफ मना कर देता है और कहता है कि यह उनके बीच की बात है। हेमंत जब घर आता है तो उसे पता चलता है कि चित्रा की मॉम की मौत हो गई है और एक दिन बाद वैशाख पूर्णिमा था, जिसमें चित्रा और उसका पूरा परिवार सामूहिक रूप से आत्महत्या करने वाला था अपने चाचा जी को वापस जिंदा करने के लिए। इसलिए चित्रा की चाची पद्मनी चित्रा की मॉम का अंतिम संस्कार नहीं करती और बोलती है कि मरने के बाद जब हम लोग जिंदा होकर वापस आएंगे, इसके बाद हम चित्रा की मॉम का अंतिम संस्कार करेंगे। रात में हेमंत का दोस्त जोसेफ उसे कॉल करता है और बताता है कि उसने जो अंगूठी दिया था डीएनए टेस्ट करवाने के लिए उसका रिपोर्ट आ गया है और इसके हिसाब से उसमें जो डीएनए मिला है वह डीएनए नीलकांतम का ही है। और अब हेमंत को भी कुछ समझ में नहीं आता कि इसके पीछे कौन है। हेमंत अपने दोस्त जोसेफ को बोलता है कि वह चित्रा और उसके परिवार को बचाने में नाकाम रहा और कल वह उनके साथ सामूहिक रूप से आत्महत्या करने वाला है। अगर वह जिंदा होकर वापस आया तो वह उसे कॉल करेगा, वरना वह उसका और उसके परिवार का अंतिम संस्कार कर दे। जोसेफ उसे रोकने की कोशिश करता है पर हेमंत उसकी बात नहीं मानता। अगले दिन अनुष्ठान स्टार्ट होता है। पूजा पाठ करने के बाद सब लोग एक साथ टेबल में चढ़कर फांसी का फंदा अपने गले में डालते हैं और जैसे ही चंद्र ग्रहण स्टार्ट होता है सब लोग एक साथ सामूहिक रूप से आत्महत्या कर लेते हैं। पर हेमंत अपने हाथों की रस्सी लूज रखता है, जिसके चलते वह बच जाता है और बाद में वह चित्रा को भी बचा लेता है और कहता है कि देखो, तुम्हारे परिवार के सभी लोगों ने सुसाइड कर लिया पर तुम्हारे चाचा जिंदा नहीं हुए। तभी चित्रा निक्सल महाराज को देखती है, जो कि कुर्सी में बंधा हुआ होता है। निक्सल महाराज को देखने के बाद चित्रा हेमंत को कहती है कि तुम्हें सब कुछ पता है ना। हेमंत कहता है कि हाँ। इसके बाद हेमंत चित्रा से पूछता है कि वो अपने परिवार को क्यों मारना चाहती है। चित्रा कहती है कि यह मेरा परिवार नहीं है। और यहाँ पर हेमंत को पता चलता है कि बचपन में चित्रा के चाचा जी चित्रा और उसकी बहन को सेक्सुअली अब्यूज करते थे, उनका फायदा उठाते थे और यही कारण था कि चित्रा नीलकांतम और उसके पूरे परिवार को मारना चाहती थी, क्योंकि यह बात नीलकांतम की पत्नी पद्मनी को भी पता था। और जब यह बात उसकी मॉम को पता चला और वह नीलकांतम से बात करने के लिए गई तो नीलकांतम ने उसकी माँ को सीढ़ियों से धक्का दे दिया, जिसके चलते उसकी माँ कोमा में चली गई और वह आज भी कोमा में थी। चित्रा यह सब बात भूल भी जाती, पर जब नीलकांतम ने उसके बहन की शादी निष्कल महाराज के कहने पर
उसके एक शिष्य के साथ करवा दी जो कि नामर्द था। वह कभी भी शेरशाह के साथ इंटीमेट नहीं हो सकता था। इस बात पर चित्रा को बहुत ही गुस्सा आता है। चित्रा का गुस्सा देखते हुए निक्सल महाराज को अपनी गलती का एहसास होता है और वह नीलकांतम को यह रिश्ता तोड़ने को कहता है, पर नीलकांतम उसकी बात नहीं मानता क्योंकि यह उसकी इज्जत का सवाल था। इसीलिए चित्रा और निक्सल महाराज दोनों मिलकर नीलकांतम को जान से मारने का प्लान बनाते हैं और उसके गाड़ी में कुछ मिला देते हैं, जिसके चलते उसकी गाड़ी में आग लग जाती है। और यही सीन हमें मूवी की शुरुआत में दिखाया गया था। बाद में चित्रा निक्सल महाराज को कहती है कि क्यों ना हम एक आइलैंड खरीद ले और अपना साम्राज्य वहीं पर बसाए। यह आइडिया निक्सल महाराज को बहुत ही पसंद आता है, जिसके बाद ये लोग नीलकांतम और उसके पूरे परिवार को मारने का प्लान बनाते हैं और उसकी पूरी प्रॉपर्टी हड़पने का प्लान बनाते हैं। और अब नीलकांतम के पूरे परिवार के मरने के बाद यह सारी प्रॉपर्टी चित्रा को ही मिलने वाला था। और इस बात से चित्रा बहुत ही खुश थी क्योंकि अब पुलिस को भी उसके ऊपर शक होने वाला नहीं था, क्योंकि हेमंत ने उसकी जान बचाई थी। हेमंत चित्रा की पूरी बात सुनता है और कहता है कि उसके परिवार में से किसी की भी मौत नहीं हुई है। और जैसे ही वह पद्मनी का नाम लेता है तो पद्मनी अपने गले से फांसी का फंदा निकाल कर बाहर आती है। यह देखकर चित्रा चौंक जाती है। हेमंत चित्रा को बताता है कि उसके प्लान के बारे में उसे उसी दिन पता चल गया था जिस दिन उसकी मॉम की मौत हुई थी। दरअसल जब हेमंत ने उसकी मॉम की आंखों को बंद किया था तो हेमंत के हाथों में ड्रग्स लग गया था और इस बात ने ही हेमंत को चित्रा के ऊपर शक करने का मौका दिया। हेमंत यह बात नीलकांतम के पूरे परिवार को बताता है। इसके बाद वे लोग हेमंत की बात मानते हैं और अपने शरीर के अंदर एक हुक लगा लेते हैं, जिसके चलते फांसी में झूलने के बावजूद वे लोग जिंदा बच गए थे। और यहाँ पर चित्रा को पता चलता है कि उसकी माँ भी जिंदा है। दरअसल चित्रा ने अपनी माँ को ठीक करने के चक्कर में ड्रग्स का ओवरडोज दे दिया था, जिसके चलते चित्रा को लग रहा था कि उसकी माँ की मौत हो गई है, पर ऐसा नहीं था। चित्रा कहती है कि तुम लोग मेरे बारे में इतना कुछ जानते हुए जो पानी मैंने तुम्हें पीने के लिए दिया था, तुम लोगों ने वह पानी पी कैसे लिया। इतना कहने की देरी थी कि चित्रा के परिवार वाले अचानक बेहोश हो जाते हैं। चित्रा हेमंत के ऊपर भी कुछ फेंक कर उसे बेहोश कर देती है, जिसके बाद चित्रा और निक्सल महाराज दोनों मिलकर हेमंत और चित्रा के परिवार को जहर देकर मारने की कोशिश करते हैं। और बाद में निक्सल महाराज चित्रा को भी मारने की कोशिश करता है क्योंकि पहला वसीयत के हिसाब से यह सारा प्रॉपर्टी निक्सल महाराज को मिलने वाला था। इसीलिए पर निक्सल महाराज चित्रा और उसकी माँ को मार पाता इससे पहले हेमंत उस पर हमला कर देता है और बाद में चित्रा भी हेमंत का साथ देते हुए निक्सल महाराज के ऊपर हमला कर देती है। और जब निक्सल महाराज इन दोनों के ऊपर हावी हो जाता है और इन्हें मारने वाला होता है, तभी चित्रा का सौतेला भाई वहां पर आकर निक्सल महाराज के ऊपर बंदूक तान देता है। अगले दिन हम निक्सल महाराज को पुलिस की गिरफ्त में देखते हैं। निक्सल महाराज का काला चिट्ठा पूरी दुनिया के सामने खुल गया था। चित्रा और उसके परिवार वाले भी अब ठीक थे, पर चित्रा पागल खाने में थी। हेमंत चित्रा से मिलने के बाद जब अपनी गाड़ी में जाकर बैठ जाता है तभी उसकी बहन चित्रा को कुकीज़ देने के नाम पर उससे मिलने के लिए जाती है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि चित्रा के प्लान में उसकी बहन भी उसके साथ शामिल थी शुरू से। और इसी के साथ यह मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाता है। दोस्तों, आपके मन में कुछ सवाल होगा, जैसे कि अनिरुद्ध ने उस कमरे में किसे देखा था और हेमंत के अंदर नीलकांतम की आत्मा कैसे आई थी, चित्रा और निक्सल महाराज की मुलाकात कब हुई थी। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि चित्रा और निक्सल महाराज की मुलाकात बचपन में हुई थी, जब नीलकांतम किसी काम से निक्सल महाराज के आश्रम में गया था चित्रा को लेकर। तब निक्सल महाराज के आश्रम में जाने के बाद चित्रा अपने घर नहीं आती और वहीं पर रहती है और वहीं पर बड़ी होती है। इसीलिए चित्रा निक्सल महाराज के कुछ तरीके सीख लेती है, जैसे इंसानों को हिप्नोटाइज करना और भी कुछ तरीके। इसी का फायदा उठाकर चित्रा ने हेमंत को हिप्नोटाइज किया था और चित्रा जैसा चाहती थी कि हेमंत बिल्कुल नीलकांतम की तरह व्यवहार करे। हेमंत इसी तरह उसकी बात मानते हुए बिल्कुल नीलकांतम की तरह व्यवहार कर रहा था। इसलिए देखने में ऐसा लग रहा था कि हेमंत के अंदर नीलकांतम की आत्मा आ गई है। और जब यह वीडियो हेमंत देखता है तो उसे इस बारे में इसीलिए कुछ याद नहीं होता क्योंकि वह हिप्नोटाइज था। और इसी तरह चित्रा ने अनिरुद्ध को भी हिप्नोटाइज किया था, इसलिए अनिरुद्ध को हर जगह नीलकांतम दिखाई देता था। और उस अंधेरे कमरे में भी नीलकांतम नहीं था, बल्कि चित्रा और उसकी बहन थी, जिसे अनिरुद्ध अपने दादाजी यानी कि नीलकांतम समझ रहा था। और चित्रा ने ही अनिरुद्ध को मिठाई खाने के लिए दिया था। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन पूरी तरह समझ में आ गया होगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।